दोस्तों ये वो डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि आपने भी अपने 498 ए के केस में पत्नी की तरफ से नोट करनी है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 498 ए के ज्यादातर मामले पत्नी के द्वारा पति को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए फाइल किए जाते हैं। ससुराल में यदि पति पत्नी की छोटी मोटी अनबन हो जाती है या बहस हो जाती है या पत्नी ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो पति और उसके परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए या उनसे बदला लेने के इरादे से 498 ए का गलत इस्तेमाल करती है। ऐसे में न केवल पति बल्कि उसके माता पिता, भाई बहन व अन्य रिश्तेदारों पर भी धक्के से केस कर दिया जाता है और उन्हें भी 498 के केस में आरोपी बना करके ब्लैकमेल किया जाता है, हरास किया जाता है। दोस्तों आज हम एक ऐसे ही मामले की बात करेंगे जहां पत्नी ने अपने पति के साथ साथ अपनी सास और अपने दो ब्रदर इन लॉ पर झूठी 498 की एफआईआर दर्ज कराई। और जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति के परिवार वालों को इसमें बहुत बड़ा रिलीफ दिया और ये डायरेक्शन दी कि उन सभी पर से 498 ए के केस को खत्म किया जाए, क्वैश किया जाए। और दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि किस तरह से पत्नी के द्वारा ऐसे ऐसे आरोप पति और उसके परिवार वालों पर लगाए गए थे कि जिनकी संभावना ही नहीं थी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं थे। तो आइए देर न करते हुए डिस्कस करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 498 ए के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट, जो अभी 31 अगस्त 2023 को ही डिलीवर की गई थी। दोस्तों इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2007 में होती है। पति क्योंकि मुंबई में काम करता था, ऐसे में शादी के बाद दोनों पति पत्नी मुंबई में रहने लगते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि पति के माता पिता यानी कि पत्नी के सास ससुर मध्य प्रदेश में रहते थे और पत्नी केवल फेस्टिवल ओकेजन पर उनसे मिलने जाती थी। ऐसे में पत्नी केवल 3 से 4 बार ही उनसे मिलने गई थी। दोस्तों इसके बाद सन 2009 में पत्नी अपनी ससुराल जो कि मुंबई में थी उसको छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। इधर जब माता पिता को पति पत्नी के झगड़े या मनमुटाव के बारे में पता लगता है तो उस समय सास के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस स्टेशन में एक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है कि सास को डर है कि उनकी बहू उनके खिलाफ झूठा दहेज का अत्याचार करने का आरोप ना लगा दे। दोस्तों जब पति को ये बिल्कुल यकीन हो जाता है कि अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता है तो ऐसे में 2013 में वो अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने का मन बनाता है। और जैसे ही पत्नी को इस बात का पता लगता है कि पति डाइवोर्स का केस फाइल करने वाला है तो ऐसे में पत्नी उससे पहले ही पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ 498 ए का मुकदमा दर्ज कर देती है और केस में पति, सास और दो ब्रदर इन लॉ को आरोपी बना देती है। इसके बाद सास और दोनों ब्रदर इन लॉ के द्वारा कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल ली जाती है और बाद में तीनों के द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने 498 ए की एफआईआर को रद्द करने के लिए, खत्म करने के लिए क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जाती है। दोस्तों जब हाईकोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन पेंडिंग थी उस दौरान पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा क्वैशिंग पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाता है। इसके बाद तीनों यानी कि सास और दोनों ब्रदर इन लॉ के द्वारा हाईकोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी की कंप्लेंट और उसके बयानों में बहुत ही ज्यादा अंतर, इनकंसिस्टेंसीज और डिस्क्रिपेंसीज को नोटिस किया गया। दोस्तों ये वो डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि आपने भी अपने 498 ए के केस में पत्नी की तरफ से नोट करनी है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि पत्नी ने ये एलिगेशन लगाया था कि उसकी सारी ज्वेलरी उसकी सास और देवर अभिषेक के द्वारा ये कह करके ले ली गई थी कि वो उसे ज्वेलरी को अपने पास सेफ कस्टडी में रखेंगे, जबकि फैमिली कोर्ट में पत्नी ने अपने बयानों में बिल्कुल ही डिफरेंट स्टैंड लिया था। वहां उसका कहना था कि उसका सारा का सारा श्रीधन और ज्वेलरी उसके पति निमिष के पास है और वो उसे बार बार मांगने पर भी नहीं दे रहा है।
पत्नी ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में ये भी एडमिट किया कि उसने अपने देवर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में कंप्लेंट्स भी फाइल की हैं। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर पॉइंट और भी नोटिस किया जो आपने भी नोट करना है कि पत्नी के घर छोड़ जाने के बाद और पत्नी के द्वारा जब एफआईआर कराई जाती है तो उसका कितना गैप है, कितने समय का है, कितने महीनों का है, कितने सालों का है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया और पत्नी ने भी एडमिट किया कि उसने अपना ससुराल फरवरी 2009 में छोड़ दिया था। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन उसने जो कंप्लेंट करी, जो एफआईआर करी, वो 2013 में जाकर करी। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और भी ऑब्जर्व करी जो आपने भी करनी है कि पत्नी का आपके इन-लॉ से यानी कि पति के माता पिता से या भाई बहन से कितना इंटरेक्शन है, पत्नी कितनी फ्रीक्वेंटली उनको विजिट करती है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पत्नी की अपने इन-लॉ से इंटरेक्शन बहुत ही कम थी। केवल फेस्टिवल सीजन में ही वो जाती थी या ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 बार वो उनसे मिलने गई थी। दोस्तों, इसके बाद जो चीज आपने ऑब्जर्व करनी है वो है कि पत्नी के द्वारा क्या स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए गए और जिस व्यक्ति के ऊपर स्पेसिफिक एलिगेशन लगाए गए क्या वो मैट्रिमोनियल होम में रहता था या वो उनसे अलग रहता था। इस केस में दूसरा ब्रदर इन लॉ जिसका नाम सौरभ था वो एक आर्किटेक्ट था और 2007 से वो दिल्ली में ही रहता था और उसके खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया गया था। पत्नी ने केवल जनरल एलिगेशन लगाए थे कि देवरों के द्वारा उसे दहेज के लिए फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता था। किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट या स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं की थी। इसी तरह जो दूसरा देवर था अभिषेक, वो पति पत्नी की शादी के 6 से 7 महीने के बाद ही जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट हुआ था और उसका भी अपने भाई और उसकी पत्नी के साथ कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। दोस्तों, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट बताया वो आपने भी नोट करना है कि क्या पत्नी ने ऐसे एलिगेशन लगाए हैं जो कि प्रैक्टिकल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा इम्प्रोबेबल है। अगर ऐसा है तो ऐसे पॉइंट आपने भी अपने 498A के केस में जरूर उठाना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने यहां तक के एलिगेशन लगाए थे कि जब उसके देवर अभिषेक की शादी की बात हुई या चली, उस टाइम पर अभिषेक ने पत्नी को या उसके पेरेंट्स को कार देने के लिए और कैश देने के लिए डिमांड करी, यानी कि दहेज की डिमांड करी। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक देवर अपनी मैरिज के लिए अपनी भाभी पर पैसे देने के लिए या कार देने के लिए प्रेशर क्यों बनाएगा। ये बात कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रही थी, हजम होने से बाहर थी। और पत्नी के द्वारा देवर अभिषेक के अगेंस्ट हाई कोर्ट में कई बड़ी कंप्लेंट्स भी दी गई थी, जिससे लगता था कि पत्नी ब्रदर इन लॉ अभिषेक के प्रति बदले की भावना रखती है। इसी तरह पत्नी का अपनी सास के ऊपर यह आरोप था कि पत्नी जब भी मैक्सी पहनती थी तो सास उसे टॉन्ट करती थी कि मैक्सी क्यों पहनी है या मैक्सी नहीं पहननी चाहिए। और इसे भी पत्नी ने 498A की कंप्लेंट में एक एलिगेशन बना दिया कि ये उस पर एक तरह से मेंटल क्रूएल्टी है। इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यही था कि इस तरह के एलिगेशंस किसी भी तरह से 498A में क्रूएल्टी या अत्याचार में नहीं फॉल करते हैं। दोस्तों, आखिरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सम अप किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पत्नी के द्वारा जो भी एलिगेशन मदर इन लॉ या ब्रदर इन लॉज पर लगाए गए हैं वो बहुत ही जनरल थे और किसी भी तरह से कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट मेंशन नहीं किया गया था। जो भी आरोप थे या तो अत्याचार को पूरा ही नहीं करते थे और या फिर ऐसे आरोप थे जो बिल्कुल ही इम्प्रोबेबल थे, समझ से परे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो ये था कि पत्नी ससुराल को सन 2009 में छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसके बाद उसने किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करी। उसने तकरीबन 4 से 5 साल के बाद जाकर के सन 2013 में ये 498A की कंप्लेंट फाइल करी। इससे पता लगता है कि पत्नी की एक्चुअली में क्या इंटेंशन थी, क्या मोटिव था। और मोटिव ये था कि पति और उसके परिवार वालों को किसी तरह से 498A के केस में फंसाना, उनसे बदला लेना, उन्हें हरास करना। दोस्तों, इन सभी बातों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A की FIR को खत्म किया गया, खारिज किया गया
और एपेलेट्स की क्वैशिंग पिटीशन को अलाउ किया गया। तो यदि आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप यकीनन 498 ए के केस से बच सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।